Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। डील पे गए बालाज? तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. जो पिस्टन एफबीआई के सबसे सेलिब्रेटेड अंडरकवर एजेंट्स में से एक है। डॉनी ब्रॉस्को नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क माफिया में घुसपैठ की और 200 इलीगल मामलों की लीगल प्रोसीडिंग करने में मदद की। मिड 1970s में न्यूयॉर्क शहर में हर रोज ट्रक्स के हाईजैकिंग होने के मामले सामने आ रहे थे, तो एफबीआई ने इस ट्रक हाईजैकिंग केस का इन्वेस्टिगेशन किया। एजेंसी ने एजेंट जोसेफ उर्फ जो पिस्टन को ये पता लगाने के लिए 6 महीने के लिए अंडरकवर जाने के लिए अपॉइंट किया कि मॉब कनेक्टेड चोर चोरी के माल को कहां ले गए। उनका अंडरकवर नाम डॉनी ब्रॉस्को था। वो एक स्मार्ट गाय के रूप में इतने इफेक्टिव थे कि एफबीआई ने उन्हें उस टास्क के लिए चुना और उन्हें उनकी टर्म्स पर इसे हैंडल भी करने दिया। कोई नहीं जानता था कि इन्वेस्टिगेशन कितनी दूर तक जाएगा या पिस्टन के करियर के लिए इसका क्या मीनिंग होगा, जिसने 1969 में एक एजेंट के रूप में करियर की शुरुआत की थी। सबको लगा था कि पिस्टन का एक्सपीरियंस न्यूयॉर्क में डकैतों को उनके मर्डर के लिए $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इंस्पायर करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड में उन्होंने जो एविडेंस और ट्रायल्स की गवाही दी उसमें मॉब एसोसिएशन के 200 रॉन्ग डूइंग्स और 100 से ज्यादा दोष प्रूव हुए। उनके काम ने न्यूयॉर्क के 5 मेजर क्राइम फैमिलीज में से एक बोरानो फैमिली को बर्बाद कर दिया था। पिस्टन की अंडरकवर जर्नी एक ज्वेलरी चोर बनकर 1976 से 1981 तक 5 साल तक चली, जिसके दौरान उन्होंने बोरानो ऑर्गेनाइजेशन के अपर लेवल में अपनी जगह बना ली थी। किसी एफबीआई एजेंट ने मॉब के अंदर इस तरह एंटर नहीं किया था। पहले एजेंसी को इन्फॉर्मेंट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था। अपने कवर को बिलीवेबल बनाने के लिए पिस्टन ने गहनों के बारे में जानने के लिए क्लासेस भी ली। ब्रुकलिन और मैनहट्टन में वो मॉब टाइप्स के बार्स और रेस्टोरेंट्स में घूमने लगे थे। उन्होंने न्यू जर्सी के पैटरसन में एक वर्किंग क्लास के इटालियन अमेरिकन बच्चा जो बड़ा होकर स्ट्रीट स्मार्ट बना, एक ऐसे कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन किया जहां वो इटालियन सोशल क्लब में भी गए। सालों बाद बोनानो सर्कल उनके एक ज्वेलरी थीफ के कवर से इतना कन्विंस्ड हो गया था कि उन्हें एक मेड मैन यानी फुल्ली माफिया का मेंबर बनाने तक बात आ गई थी। पहले तो उन्होंने लो लेवल मॉबस्टर्स से दोस्ती की। वो हमेशा बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए वायर पहने रहते थे और नाम और लाइसेंस प्लेट के लिए खुद की मेमोरी पर डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो उन्होंने नहीं नोट किए या लिखे तो उनका कवर सबके सामने उड़ सकता था। 1976 तक उन्होंने मेजर बोनानो मेंबर्स का विश्वास जीत लिया था, स्पेशली परिवार के सोल्जर बेंजामिन लेफ्टी गन्स रोगेरियो का ट्रस्ट भी जीत लिया था, जिसने कॉम डोमिनिक, सोनी ब्लैक, नेपोलिटानो को और 26 लोगों को मार डाला था। रोगेरियो ने पिस्टन को रिकमेंड किया ताकि वो उनके सर्कल में शामिल हो सके। पिस्टन की मॉब एक्टिविटीज न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में सेंटर्ड थी, जो उसे अपनी पत्नी और बेटियों से लंबे वक्त के लिए दूर ले गई थी। पिस्टन को अपने वेकेशंस भी उन्हीं मैजिया रिलेटेड दोस्तों के साथ बितानी पड़ती थी और उनके परिवार के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें स्टेट से बाहर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉनी ब्रॉस्को के रूप में पिस्टन ने रोगेरियो की चोरी के सामान को ट्रांसफर करने और बंदूकें बेचने में मदद की। वो लोन शार्किंग, जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन और इलीगल गैम्बलिंग में शामिल थे। एक बार बर्गलर अलार्म जो किसी की अनऑथराइज्ड एंट्री पर अलर्ट करता है, उसका एक्सपर्ट होने का नाटक करते हुए चोरी करने के इरादे से नाराज मॉब एसोसिएशन ने मांग की कि वो एक मॉबस्टर का नाम रिवील करे जो हमेशा उनका साथ देगा, और एफबीआई ने उनके शक को दूर करने के लिए एक इन्फॉर्मेंट का इस्तेमाल किया था। 1981 में सिचुएशन फिर से इंटेंस हो गई जब क्राइम फैमिली ने उसे एक विरोधी को मारने का ऑर्डर दिया और एफबीआई ने उसे स्टिंग ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया। पिस्टन समझ गया कि यही वक्त केसेस बनाने का था और खुद ही ओपन कोर्ट में गवाही देने का समय था। 1982 में शुरू होकर अगले कई सालों में पिस्टन की गवाही ने लूटपाट के मामलों में 100 से ज्यादा मॉबस्टर्स को लंबी जेल की सजा सुनवाई।
प्रोसिक्यूटर्स ने पिज़्ज़ारियाज के पिज्जा कनेक्शन मामले में 21 लोगों को दोषी ठहराने के लिए पिस्टन को इम्पोर्टेंट माना। पिज्जा कनेक्शन जो कि सिसिली माफिया के लिए हेरोइन और लॉन्ड्रिंग मनी के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद पिस्टन छुप गया और बाद में 1986 में FBI से रिटायर हो गया। पिस्टन से बर्बाद होने के बाद बोनानो फैमिली को 5 मेजर क्राइम फैमिली के ग्रुप से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन पिस्टन रिटायर्ड नहीं रह सके। 1992 में 53 की एज में उन्होंने FBI में दोबारा काम करने की रिक्वेस्ट की। FBI ने उन्हें एजेंसी क्वांटिको में होने वाली स्ट्रिक्ट क्लास ट्रेनिंग अटेंड करने की शर्त रखी। पिस्टन ने अपने 20s के रिक्रूट्स के साथ हार्ड ट्रेनिंग ज्वाइन की। उसने वो पास की और FBI में दोबारा से काम करने के लिए शामिल हो गए। 57 साल की मैंडेटरी रिटायरमेंट एज तक के लिए रिहायर कर लिया गया उन्हें। पिस्टन की 1988 में उनके अंडरकवर एक्सपीरियंसेस पर डॉनी ब्रॉस्को माय अंडरकवर लाइफ इन द माफिया की बेस्ट सेलर बुक बनी थी। इसके अलावा जैक गार्सिया की अंडरकवर स्टोरी ने सबके होश उड़ा दिए थे दोस्तों। जैक गार्सिया क्यूबन वंश का FBI अंडरकवर एजेंट था, जिसने इटालियन अमेरिकन माफिया के मेंबर्स को कन्विंस किया कि वो एक इटालियन है। जैक ने 26 साल के करियर में 100 से भी ज्यादा अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के कैम्पिनो क्राइम फैमिली में घुसपैठ करने में सफल होने से पहले FBI एजेंट जैक गार्सिया को स्कूल जाना पड़ा। यही है FBI का मॉब स्कूल, जहां उन्होंने मॉबस्टर्स के साथ मैदान में उतरने के लेसन लिए। उनके टीचर स्पेशल एजेंट नाट पारसी थे। सबसे पहले पारसी ने कहा कभी भी अपना वॉलेट साथ नहीं रखना है। इसके अलावा इटालियन फूड की प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। एक और सबक जो उन्होंने सीखा वो ये था, उनके मॉब ब्रदर्स को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद होते हैं। FBI एजेंट के रूप में अपने 26 साल के करियर में गार्सिया ने मियामी से लेकर न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी और लॉस एंजलिस तक 100 से ज्यादा अंडरकवर इन्वेस्टिगेशंस में भाग लिया, जिसमें मॉबस्टर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स और करप्ट पॉलिटिशियंस और कॉप्स को निशाना बनाया गया। उन्होंने FBI के इतिहास में सबसे ज्यादा अंडरकवर मामलों में भाग लिया। उन्होंने जैक फाल्कन 1990s में सिसिली माफिया द्वारा मारे गए इटालियन जज जियोवानी फाल्कोन के सम्मान में नाम का यूज करते हुए एक मॉबस्टर का रोल किया और बैक स्टोरी के रूप में उसने अपने मॉब मार्क्स को एक सिसिलियन होने के बारे में बताया, जो चोरी के सामान को चोरी करने में एक्सपर्ट है। कई बार उन्हें एक साथ कई अंडरकवर रोल्स करने पड़ते थे। उन्होंने स्पेनिश और इटालियन में अपनी फ्लुएंसी का फायदा उठाया और फोन पर दोनों अंडरकवर को बिना मिक्स किए संभाला। 2000 के शुरुआत में FBI ने 1970s में पिस्टन के बाद से एक क्राइम फैमिली की सबसे फ्रूटफुल अंडरकवर के बाद आगे मिशंस के लिए गार्सिया को चुना। न्यूयॉर्क में गैम्बिनो के परिवार के साथ जैक फाल्कोन के रूप में अंडरकवर रहते हुए उन्होंने 2 साल तक कैश, रोलेक्स घड़ियां, हीरे की अंगूठी, फ्लैट स्क्रीन टीवी और कई स्टोलन प्रॉपर्टी को दिखाया। उनके पास जो कैश था उसका ज्यादातर हिस्सा महंगे डिनर्स की पेमेंट में चला गया, क्योंकि जैक ने कहा कि मॉबस्टर्स जब चेक आता है तो लोग अचानक चीप हो जाते हैं। गैम्बिनो कैपो ग्रेगरी डी पाल्मा एक मॉबस्टर था जो उसके पैसे और सामान को पसंद करता था और उसका लगभग डेली कंपेनियन बन गया था। और गार्सिया ने डी पाल्मा को लगभग हर दिन एक क्राइम करते हुए देखा था। FBI ने गार्सिया को ब्रोंक्स में एक टॉपलेस बार में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड एक वाइज गाय के रूप में प्रेजेंट किया था। गार्सिया की पूछताछ ने उन्हें 2003 में डिपाल्मा से मिलवाया था। कैश के लिए डिपाल्मा को स्टोलन प्रॉपर्टीज देकर गार्सिया ने उसे कन्विंस कराया कि जैक फाल्कोन मियामी का एक एक्सपीरियंस ज्वेलरी चोर था। जब गार्सिया ने 2 साल के टाइम पीरियड में डिपाल्मा के साथ मुलाकात की तो उन्होंने बॉडी वायर पहनी और FBI ने डिपाल्मा के हैंगआउट वाली जगहों पर बगिंग डिवाइसेस लगा दिए। गार्सिया ने डिपाल्मा को एक सेलफोन दिया जिसे टॉकेटिव मॉब कैपो ने अपने हर काम में इस्तेमाल किया, बिना ये जाने कि FBI उसकी सारी बातें सुन सकती थी। ऑपरेशन में 5000 घंटे की रिकॉर्ड की गई बातचीत का इस्तेमाल किया गया, जिसका इस्तेमाल डिपाल्मा और अन्य गैम्बिनो मेल्स को फ्रॉड बिजनेस एक्टिविटीज में फंसाने के लिए किया गया था। 2005 में डिपाल्मा ने गैम्बिनो परिवार के अंदर फाल्कोन को मीडमैन बनाकर ऑनर देने का प्लान बनाया, लेकिन ऐसा नहीं होना था।
गार्सिया ने देखा कि एक गैम्बिनो सोल्जर ने दूसरे मेंबर को क्रिस्टल कैंडल स्टिक से बुरी तरह से पीटा, तो एफबीआई ने अंडरकवर ऑपरेशन बंद कर दिया। हालांकि गार्सिया और पिस्टन ही ऐसे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं जिन्हें मेड मैन बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। गैम्बिनो क्रू के अंदर गार्सिया के एफर्ट्स का बड़ा फायदा मिला। एफबीआई को उसने जो सबूत दिए उससे 32 गैम्बिनो मेंबर और एसोसिएट्स की गिरफ्तारी हुई, जिसमें डिपाल्मा, गैम्बिनो बॉस अर्नोल्ड ज़ीकी और अंडरबॉस एंथनी द जीनियस शामिल थे। डिपाल्मा 2006 में ट्रायल के लिए गया। गार्सिया, जो ट्रायल शुरू होने से 2 महीने पहले एफबीआई से रिटायर हुए, मैनहट्टन में फेडरल कोर्ट में गवाही देने के लिए सहमत हुए। ज्यूरी ने डिपाल्मा को 27 मामलों में दोषी पाया और जज ने उसे 12 साल की जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, ऐसे ही हैं ये ब्रेव अंडरकवर एजेंट्स जिनकी कहानी से इंस्पायर होकर उन्हें रैम्बो फिल्म में दिखाया जा सकता है। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्टूडियोज को। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।